नमस्कार। संस्कृति यात्रा के इस नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ये यात्रा है विविधता से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति की, जिसमें विविध धर्मों के आपसी सौहार्द और सामंजस्य का विशिष्ट महत्व है। भारत में हिंदू धर्म के अतिरिक्त सिख, जैन और बौद्ध धर्म पुष्पित और पल्लवित होकर विश्व के कई देशों में स्थापित हुए हैं। ये सभी धर्म महिलाओं का सम्मान और उन्हें समान अधिकार के पक्षधर रहे हैं। इन धर्मों के संरक्षण और संवर्धन में महिलाओं की भागीदारी का हर धर्म ने अपने अपने स्तर पर स्वागत किया है। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक झलकियों की ओर संस्कृति यात्रा के पहले पड़ाव साप्ताहिकी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और श्री सत्य साई विश्वविद्यालय फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता ज्ञापन विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री सद्गुरु मधुसूदन साई, आईजीएनसी के अध्यक्ष पद्म भूषण राम बहादुर राय, सांस्कृतिक विदुषी पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मान सिंह और आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की उपस्थिति में किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृति के क्षेत्र में हमारा संस्थान एक बहुत अलग तरह से कार्य कर रहा है और किसी भी सरकारी संस्थान की परिधि से बाहर निकलकर कार्य करने की प्रेरणा हमें हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी और हमारे सभी ट्रस्टीज से मिलती है और उसी प्रेरणा के आधार पर हम इस तरह के समझौता अनुबंध MOUs कर पाते हैं, जिससे हम देश के श्रेष्ठतम संस्थानों के साथ कहीं न कहीं जुड़ सकें। मुझे मेरे सहयोगी प्रोफेसर झा ने बताया कि वैदिक हेरिटेज पोर्टल की सामग्री तैयार करते समय भी हमें आपकी यूनिवर्सिटी का बहुत अधिक सहयोग मिला था और इसके लिए हम आज आपका आभार प्रकट करते हैं। जो MOU हुआ है अभी, उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे IGNCO को भी बल मिलेगा और ऐसी एक क्या कहूँ अद्वितीय संस्था के साथ जुड़कर जो काम आगे बढ़ेगा। जोशी जी ने गिनाया है, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में और चीज़ें बताई हैं। मुझे लगता है कि और भी कार्य क्षेत्रों में बहुत काम हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि 3 शब्द हैं, गुरु, सिद्ध और सद्गुरु। तो गुरु कौन होता है आप जानते हैं, जो पढ़ाता है वो गुरु होता है। जो पढ़ाता और पढ़ते हुए कुछ ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है, कुछ साध लेता है, वह सिद्ध होता है। लेकिन सद्गुरु वह होता है जो गुरु और सिद्ध को भी पार पहुंचा देता है। तो मधुसूदन सद्गुरु जो है उस रूप में हमारे बीच में विराजमान है। So I am very what you call admirer of all the artists, and preserving art and propagating art is one of the main themes of our university. ये जब यूनिवर्सिटी बनाई भी गई थी तो हमने उसमें भगवद गीता से लिया एक जो उसका मूल वाक्य है, योगः कर्मसु कौशलम, कि जो भी कुछ करें उसमें कौशल हो। और वो कौशल कहाँ से आता है? जब हम जिस उद्देश्य से हमारा जन्म हुआ है, whatever is the purpose of our life, when we do our purpose, that's when excellence comes. Otherwise we end up in mediocrity. इस दौरान कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। आईजीएनसी और सत्य साई विश्वविद्यालय का ये सहयोग कला, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। आईजीएनसी में कवि, लेखक और राजनयिक अभय के की पुस्तक नालंदा हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड का लोकार्पण किया। पुस्तक लोकार्पण के बहाने नालंदा की महान विरासत पर सार्थक चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर KTS सराव ने की और लेखक अभय के ने पुस्तक का परिचय दिया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ के महानिदेशक डॉक्टर अभिजीत हालदार, आईजीएनसी के डीन प्रशासन एवं कला निधि विभाग के प्रमुख प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, प्रोफेसर हीरा पॉल गंगनेगी और डॉक्टर अरविंद सिंह ने भी अपने विचार साझा किए। ये कार्यक्रम नालंदा की ऐतिहासिक और शैक्षिक धरोहर के महत्व पर गहरे विमर्श का हिस्सा था। आईजीएनसी के जनपद संपदा विभाग ने
ज्ञान पथ श्रृंखला के तहत पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी पुस्तक का विमोचन, चर्चा और वृत्त चित्र कार्यक्रम का आयोजन किया। मेरे ऊपर करने को तो एक ने बच्चे ने मराठी में इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है, ऐसा लगा कि ये लड़का कहाँ से इतनी चीज़ें लेके आया है। और मराठी में उसने पुस्तक लिख के, उसकी पहली पुस्तक मुंडे जी के बारे में लिखी थी, वो भी लाए मेरे पास, और मेरे बारे में। तो उसने माने किस जन्म के उसके संबंध होंगे, ये मैं आपको जोशी जी इसलिए बोल रहा हूँ। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं तो जो जन्म जन्मांतर की चलती है। ये पुस्तक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र और गोवा के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के जीवन और उनके कार्यों पर आधारित है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिरकत की, जबकि अध्यक्षता आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। हमारे बचपन में एक खिलौना आता था जिसे कैलिडोस्कोप कहते थे, जिसमें अपनी चूड़ियों के टूटे हुए टुकड़े रहा करते थे और कांच का परावर्तन होता था। तो वो जो कैलिडोस्कोप था, जब आप जैसे जैसे घुमाते थे तो उसके अंदर एक एक नई आकृति उभरती थी। ये पुस्तक दरअसल उसी कैलिडोस्कोप की तरह है। आप जैसे जैसे एक एक कथन पढ़ते हैं, आपको कोश्यारी जी के जीवन का एक पक्ष नजर आता है। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी भी उपस्थित रहे। ये किताबें रहेगी जो आने वाली पीढ़ी को एक संस्कार देगी, दिशा देगी कि कितनी कठिनाई, चुनौतियों, कठिन परिश्रम के बाद व्यक्ति कितने सहज रूप से हो सकता है। जीवन के अंतिम क्षण तक केवल देश और राष्ट्र जिनके मन क्रम विचारों में हो, यही हमारी पीढ़ी को दिशा देगा, यही हमारी पीढ़ी को रोशनी देगा, उजाला देगा। साप्ताहिक के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव विशेष की ओर, जहां आपको लेकर चलेंगे महिला सशक्तिकरण के एक प्रेरणादायक सफर पर, जिसमें बौद्ध धर्म की अनुयायी स्त्रियों ने सामान्य जीवन का त्याग करके बौद्ध भिक्षुणी बनने का साहसिक निर्णय लिया। बौद्ध भिक्षुणी का जीवन एक ऐसा पथ है जो न केवल आध्यात्मिक मुक्ति की ओर अग्रसर होता है, बल्कि समाज में स्त्रियों के स्थान को भी पुनः परिभाषित करता है। इस यात्रा में हम देखेंगे कि कैसे भिक्षुणियां समाज में नए आदर्शों की स्थापना करती हैं और अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रगति और सामाजिक समता की ओर बढ़ती हैं। ये यात्रा केवल भिक्षुणी बनने की कहानी भर नहीं है, संघर्ष, साहस और विश्वास की एक अद्वितीय कथा है जो किसी भी धर्म, समाज या संस्कृति में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तो चलिए इस साहसिक और शिक्षाप्रद सफर की शुरुआत करते हैं फिल्म द जर्नी ऑफ भिक्षुणीज के कुछ अंशों के साथ। I'm a Tibetan refugee living in India, and the only difference is I came to India as a child, and that was in 1959. Ever since, I've never been back to my own country, which has been ever since occupied by the government of China, and it still is occupied. So I've never been back. But how I spent my life in exile is firstly as a student in school and then college. And as I grew up, the responsibility in me as a free Tibetan grew along with me. And I always felt that I had to do something for Tibet and also spend my freedom in a more productive way for the general good of the people. Therefore, I started looking into areas where I could contribute something from my very limited ability. And
I did a lot of work in many different fields, but the most time I've spent is actually in the field of women. This interests me a lot, maybe because I'm a woman, but also maybe because of the fact that there have been many areas in the field of women that are neglected. So whatever it may be, and then also I must say that even in regard to the freedom of a nation or a struggle of a nation, I felt that women play a very important role, and then similarly in the preservation of culture. So therefore, I spent a lot of my time, probably about 10 years, working with Tibetan women on a very grassroots level, working through the Tibetan Women's Association, which we revived in 1984. And then while working for the women in the Tibetan Women's Association, I spotted that the women in religion, or let's say Tibetan nuns, the field of Tibetan nuns was again in a very small corner, and I felt that it really needed a little bit of attention. And then I would go around and meet nuns and ask, why did you become a nun? And I couldn't find a logical answer. And I felt very sad when I couldn't get a proper answer, because I felt that here they've chosen such a wonderful field, and then if you don't know why you're in that field, it's very sad. But then later on I discovered or realized that the reason was they didn't really have much of education in that field. So ever since then, I started paying attention to in the field of nuns through education. And that's how I am here, director of the Tibetan Nuns Project. And through this project today, I look after over 600 nuns. Buddhism doesn't believe in a figurative God as such. And we believe that Lord Buddha has shown us the way to liberate ourselves. And we have the power to do that if we chose to and if we did it the right way. Now, in terms of their intermingling with the society, with the community, and their respect, I think it depends very much on every individual. They have to really earn the respect. Just because they're wearing the robe doesn't mean that they can demand respect from the community. I think person who wears the robe should be worthy of the robe and act accordingly, and therefore the respect will shower upon you. Look, you are supposed to be the example for the lay community. You have to lead us into the better path, so remember this all the time. In terms of the communities, looking at them, I think it's a very, very respectful attitude altogether. But they have to really earn more on that. And then I also feel that they should really go more into the community and be of some service. Means serving the humanity, serving other than yourself. So to do that, I also believe that they need a certain skill. Therefore, I think firstly to be educated the way they're doing, and then later on they could take up teachers' roles, doctors' roles, health workers' roles, and all of this, midwives' roles. So we are trying to train them into these fields so that one day they could do that. Nunneries are more needed now than ever before, leave alone doing away with them. Because I mean, you look around the world, because of globalization, all the issues are in front of our eyes and ears. So that makes us realize how much more the spiritual development has become important for the world and for the humanity. Therefore, I think these nuns, to be able to focus on these principles or values is really essential for the world eventually. But that will happen if the nuns keep their eyes and ears and mind open
and open for all sentient beings and for all humanity, and forget about who they are. You know, whether you are a Tibetan Buddhist or a Western Buddhist or a Hindu or a Muslim or whatever, I think focusing on these values have become so important that I hope one day these nuns, or some of them, will go out into the world and be of service anywhere in the world by being an example in this very greedy, selfish, and me and no other person world of today. Start then on your way and go for the good of the many, for the happiness of the many, out of compassion for the world. Preach the law, preach it in its spirit and its letter. Show in the fullness of its purity the practice of the religious life. अभी आप देख रहे थे कहानी बौद्ध भिक्षुणियों की। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव लोकरंग की ओर, जहां सुनेंगे सिक्किम की लोक संस्कृति और नेपाली भाषा के गीतों के लिए समर्पित सिक्किम के लोक कलाकार नरेंद्र गुरुङ को, जिन्होंने नेपाली के अतिरिक्त भोटिया और लेप्चा जनजाति के लोकगीतों को भी एक नई दिशा और पहचान दी है। अपनी भाषा और लोक संस्कृति के प्रति समर्पण के लिए नरेंद्र गुरुङ जी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। आइए सुनते हैं लगभग 50 वर्षों तक लोक संस्कृति की सेवा करने वाले और नेपाली समुदाय में लोकप्रिय कलाकार पद्मश्री नरेंद्र गुरुङ जी को। बजो मुरली घुम्न जाऊँ पातली के छ मनैमा हेर्न जाऊँ पातली नानी बनैमा भन्ज्याङ पारी देउराली उकाली ओराली घुम्न जाऊँ है पातली के छ मनैमा घुम्ती घुमाउरो छ जालुक जाने बाटो जालुक जाने बाटो हो 22 घुम्ती घुमाउरो छ जालुक जाने बाटो जालुक जाने बाटो के दिन छौ पातली पिरथीको साटो के दिन छौ पातली पिरथीको साटो फुकायो यो मनको काटो भन्यो न पातली आउँछौ कुन बाटो भन्यो न पातली आउँछौ कुन बाटो तिरी तिरी बज्यो मुरली हेर्न जाऊ पातली
22 वर्ष काटी सके तिमीलाई पर्खिरहेछु 20-22 वर्ष काटी सके तिमीलाई पर्खिरहेछु रहनाले के गर्ला तिमीलाई हेरिरहेछु पद्मश्री नरेंद्र गुरुंग का सुमधुर गायन सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक अहम परियोजना चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक दिखाने आज आपको लेकर चलेंगे सिक्किम के एक खूबसूरत और ऐतिहासिक गांव युकसोम की ओर। ये स्थान न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व भी अनमोल है। युकसोम सिक्किम का पहला राजधानी स्थल था और यहाँ की प्राचीन परंपराएं आज भी जीवित हैं। तो संस्कृति यात्रा के अंतिम पड़ाव माटी सुगंध में चलते हैं युकसोम गांव की ओर। युकसोम सिक्किम का एक प्रसिद्ध विकास खंड है जो अपनी गहरी विरासत और समृद्धि के लिए जाना जाता है। युकसोम का अर्थ है 3 ज्ञानी भिक्षुओं की बैठक का स्थान, जो 1642 में 3 पवित्र लामाओं ल्हात्सुन चेम्पो, औंगादाग लामा और काठोग लामा के तिब्बत से इस पवित्र स्थान पर यात्रा करने की घटना को स्मरण करता है। इस यात्रा ने तिब्बती प्रभाव को स्थापित किया और क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार को सुनिश्चित किया। आज के समय में यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध मठ जैसे डुबड़ी मठ, ऐतिहासिक स्मारक नोरबुगांग चोर्टेन और प्राचीन गोरखा गांव स्थित हैं। इसे कंचनजंगा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बर्फ से ढके पहाड़ और शांत मठ देखे जा सकते हैं। युकसोम में बौद्ध धर्म का प्रभाव इतना गहरा है कि इसे पूरे परिदृश्य में अनुभव किया जा सकता है। इस क्षेत्र से बहने वाली रातोंगचू नदी को पवित्र माना जाता है और इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। बुमचू उत्सव के दौरान इस नदी का विशेष महत्व होता है, जो बौद्ध मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करने के लिए आयोजित किया जाता है। यहाँ विशाल प्रार्थना चक्र और शिलालेखों से युक्त छोटे बौद्ध मंदिर आम तौर पर देखे जा सकते हैं। प्रार्थना चक्रों पर ओम मणि पद्मे हूँ मंत्र लिखा होता है, जिसे घुमाने से उतना ही आध्यात्मिक फल मिलता है जितना कि मंत्र का उच्चारण करने से। स्थानीय बाजारों में बोधिचित्त माला और तिब्बती घंटे भी बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाते हैं। युकसोम में एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल नोरबुगांग चोर्टेन है, जो सिक्किम में बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रतीक है। 3 लामाओं, जिनमें लामा ल्हात्सुन चेम्पो भी शामिल थे, के नेतृत्व में एक पवित्र समारोह के दौरान सिक्किम के पहले चोग्याल का राज्याभिषेक किया गया था। इस समारोह के बाद लामाओं ने सिक्किम के सभी हिस्सों की मिट्टी और पत्थरों का उपयोग करके त्राशी वोदबार चोर्टेन का निर्माण किया, जिसमें ल्हात्सुन चेम्पो को मिले उपहारों को भी इसमें समाहित किया गया। राज्याभिषेक का पत्थर का सिंहासन 4 आसनों के साथ बनाया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी स्थान लामा ल्हात्सुन चेम्पो के लिए था। यह राज्याभिषेक एक देवदार के पेड़ के नीचे हुआ था, जो आज भी वहीं खड़ा है। डुबड़ी मठ सिक्किम का पहला झांत मठ है और यह बौद्ध धार्मिक तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है, जिसमें नोरबुगांग चोर्टेन, पेमायंगत से मठ, राबदेन से खंडहर आदि शामिल हैं। युकसोम की स्थापना में अहम भूमिका निभाने वाले 3 लामाओं की मूर्तियां इस मठ में स्थापित की गई हैं। यह एक 2 मंजिला संरचना है। लूसांग युकसोम का एक प्रमुख त्योहार है, जो फसल के अंत और सिक्किमी नए वर्ष का स्वागत करता है। इस उत्सव की शुरुआत एक पुजारी द्वारा देवताओं को चीफुत नामक विशेष पेय अर्पित करने से होती है। उत्सव में झुंगशे डांस, एक पारंपरिक समूह नृत्य और धनुर्विद्या प्रतियोगिताएं शामिल होती हैं।
युकसोम का एक लोकप्रिय उत्सवी व्यंजन सेल रोटी है। यह एक कुरकुरी रोटी होती है जो चावल से बनाई जाती है। इसे मसालेदार आलू और चटनी के साथ परोसा जाता है। युकसोम में हस्तशिल्प अपनी कहानी बयां करते हैं। बांस के उत्पाद दैनिक जीवन में प्रचलित हैं और इको फ्रेंडली माने जाते हैं। कुशल कारीगर सुंदर फल और सब्जी की टोकरी, चटाई और बैग आदि बनाते हैं। युकसोम की वेशभूषा भी इसके समृद्धि को दर्शाती है। यहाँ के प्राचीन मठ जैसे डुबड़ी मठ और नोरबुगांग चोर्टेन इस क्षेत्र की बौद्ध परंपरा को जीवित रखते हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात सनसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।